हेलो, कैसे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किसका होगा? फूड का होगा। तो जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं दो मात्रा में लेते हैं। जैसे एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है, बोलिए, आपको पता है क्या? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो उसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है विटामिन और मिनरल। ओके। और इसको और बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट को बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमेट। और इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड है वो क्या देता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी और ग्रोथ के लिए, इंपॉर्टेंट, और ग्रोथ के लिए, ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसमें वाटर भी आता है लेकिन उसको ज्यादा मात्रा में लेते हैं। वाटर जो है एनर्जी कोई नहीं देता है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म में, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो फूड का जो डाइजेशन का सीक्वेंस कैसा होगा। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फूड का इंटेक करेंगे, यानी इंजेक्शन होगा। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होगा, इंजेक्शन का होगा। उसके बाद क्या करेंगे, चबाएंगे, यानी क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन होगा, मैकेनिकल डाइजेशन। और यहाँ पे केमिकल डाइजेशन भी होगा। क्यों होगा केमिकल डाइजेशन? क्योंकि यहाँ पे सिलेवरी इमाइलेज होते हैं। क्या होते हैं? सिलेवरी इमाइलेज। और इसके बाद कहाँ जाएगा, ओसोफेगस, भाया ओसोफेगस कहाँ जाएगा, स्टोमक पे जाएगा। कहाँ जाएगा, स्टोमक में। और स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन का दो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उससे फीसेज के रूप में, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और माउथ में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। क्या होगा, यहां लिखते हैं। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। तो अब बोलिएगा आपकी एसिमिलेशन होता क्या है। तो एसिमिलेशन क्या होता है, जो फूड जो एब्जॉर्ब हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, फूड का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। उसके बाद एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब का जो न्यूट्रिएंट बना उसको सही जगह पे ले जाएगा। कहां पे ले जाएगा, जहां पे वो स्टोर हो जाए, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ओके। तो ये हो गया। तो इंटेस्टाइन में अब एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो दरअसल देखा जाए तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लेंथ में बड़ा होता है किसी के मुकाबले, लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले। लेकिन फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है किसे कंपैरिजन में, लार्ज इंटेस्टाइन के। इसीलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, बोलिए, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम का कितने पार्ट होंगे, एक होगा पूरा एलिमेंट्री कैनाल, जैसे माउथ हो गया,
उसके बाद स्टमक, इंटेस्टाइन, और उसके बाद एसेसरी सिलेवरी ग्लैंड भी होंगे, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे सिलेवरी ग्लैंड हो गया जो सलेवा से निकलेगा माउथ से, उसके बाद पेनक्रियास से निकलेगा, लीवर से निकलेगा, ये क्या हो गया है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो एलिमेंट्री कैनाल उससे बाहर से निकलते हैं फिर आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। जैसे लीवर हो गया और पेनक्रियास का, ठीक है, ये कहाँ खुलते हैं, किसमें खुलते हैं, डेडुनम में खुलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग माउथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस से। तो जो ह्यूमन का है वो कैसा डाइजेशन सिस्टम है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। ऐसे हम लोग क्यों बोल रहे हैं, ट्यूब के अंदर ट्यूब, यानी जैसे हमारा बॉडी क्या है, ट्यूब है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, ट्यूब की तरह हो गया। ये समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बॉडी और उसके अंदर क्या है, ये है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ट्यूब के अंदर ट्यूब हुआ ना, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि फूड का माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, फिर यहाँ गलेट में कैसे जाता है, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो आइए देखें ना, देखिए एक डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नोस्ट्रिल हो गया, और ये क्या है, नेजल चेंबर, ठीक है। और ये क्या है, ये है पैलेट, क्या है, पैलेट, जो नेजल चेंबर और ओरल चेंबर को अलग करता है, सेपरेट करता है। आगे जो होता है पैलेट में क्या होता है, हार्ड होता है, उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, बोनी होता है, और पीछे क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। और इसके बाद जो ओरल चेंबर से जो फूड नेजल चेंबर जाने से रुकता है कौन है, जो सॉफ्ट पैलेट में होता है, यहाँ पे होता है उगला, ठीक है। क्या होता है, उगला जो रुकता है। और फिर यहाँ पे होता है फेरिंक्स, क्या होता है, कॉमन क्या होता है, फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद होता है, यहाँ पे होता है, सॉरी, ये क्या है, ट्रैकिया है, और ये क्या है, एसोफेगस। एंड ट्रैकिया छोटा होता है और एसोफेगस बड़ा होता है। जैसे ये जो सामने दिख रहा है ट्रैकिया, उसके जस्ट पीछे क्या होगा, एसोफेगस। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और कॉमन कहाँ पे खुलता है, फेरिंक्स में। और यहाँ पे दो ट्यूब होते हैं, सामने जो होता है, जो छोटा होता है वो होता है, क्या होता है, ओरोफेरिंक्स, और सॉरी पीछे होता है ओरोफेरिंक्स, जिसको एसोफेगस बोलते हैं। जो नेजल चेंबर खुलता है उसको बोलते हैं नेजल फेरिंक्स, और ओरल चेंबर जहाँ खुलता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। और दोनों कॉमन कहाँ खुलते हैं, फेरिंक्स में। उसके बाद जब नीचे आता है तो दो ट्यूब होते हैं, एक का नाम है एसोफेगस जो फूड पाइप है, और ये क्या है, ग्लोटिस, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया है। और इसका जो यहाँ पे ओपन है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, क्या बोलते हैं, ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। और जो इसके इस पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस, यानी ग्लोटिस के ऊपर है तो इसीलिए इपिग्लोटिस, ठीक है। तो ये हमेशा ग्लोटिस से अलग रहता है, ये बंद नहीं होता है, नहीं तो सांस बंद हो जाएगा ना। ये हमेशा अलग रहता है, ये कभी भी इस पे गिरता नहीं ग्लोटिस पे, ठीक है। तो ऐसा जैसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ याद होगा, जैसे कि पहली गाड़ी जैसे फर्गूसन उस पर रहता था ना ऊपर, जहाँ धुआं निकलता सिलेंसर में, ठीक है, या जनरेटर में। तो ये क्या है, ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होता है, थोरैक्स में तो लंग्स में। तो ये जो लंग्स जब खींचता है सक्शन प्रेशर से, तो हवा नेजल चेंबर से होते हुए इसमें आ जाता है ट्रैकिया में।
लेकिन ये तो नीचे है ना, लेकिन जब हम लोग भोजन इंटेक करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, तो फूड को इंटेक करने के बाद कैसे या पानी पीने के बाद कैसे ये इसोफेगस में आ जाता है? इसको सोचने वाली बात है ना, कैसे आ जाता है? क्योंकि ये छोटा है तो नीचे आ रहा थी ना, तो इसमें कैसे आ जाता है? तो इसमें कैसे आता है, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एपिग्लोटिस है और जो वाइन पाइप का है, तो ये हमेशा दोनों अलग रहते हैं। पहली बात, कभी जल्दी बंद नहीं होता है। बंद एक ही कंडीशन हो सकता है, जब इसका मूवमेंट हो। क्या हो? जो ट्रैकिया है, इसका मूवमेंट हो, तभी जाके बंद हो सकता है, अन्यथा बंद नहीं हो सकता है। तो जैसे ही फूड आया, फूड कहाँ पे आया? ओरल चेंबर में आया, ठीक है। ओरल चेंबर में आया, जैसे इंटेक किया हम लोग भोजन, तो चबाए, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कहाँ पे आता है? ओरोफेरिंक्स में। तो ओरोफेरिंक्स में जब आता है, तो ओरोफेरिंक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर ओरोफेरिंक्स के एक्टिव हो जाते हैं, और वो मैसेज कहाँ सेंड करते हैं? ब्रेन के पास कि भोजन आ चुका है। तो मैसेज भेजते हैं, तो ब्रेन क्या करता है? एक रिफ्लेक्स जनरेट करता है, उसको बोलते हैं डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स। तो डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स जब भेजता है, तो जैसे ही यहाँ से ओरोफेरिंक्स जब भोजन नीचे आता है ग्लोटिस के पास, तो जो मैसेज भेजता है ब्रेन डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स का, तो ये नेक के मसल्स को क्या करता है? स्ट्रेच करता है। जैसे ही नेक के मसल्स स्ट्रेच होते हैं, तो जो ये ग्लोटिस है, यानी जो ट्रैकिया है, ये क्या करता है? जो ग्लोटिस ये ऊपर जाता है। तो जैसे ही ऊपर जाता है, तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। तो ये बंद जब होता है, ये बंद हो गया, तो उस समय जब सोलोइंग के समय जब खाना को निगलते हैं, डिग्लूटेशन करते हैं या सोलोइंग करते हैं खाना को, तो उस समय ये जो ग्लोटिस है ऊपर जाता है, यानी ट्रैकिया, ठीक है। तो उसी समय एपिग्लोटिस उस पर बंद हो जाता है। तो सोलोइंग के समय हम लोग सांस नहीं लेते, उस समय बस बंद रहता है। तो ये बंद हो गया, ठीक है। तो बंद हो गया, तो जो एपिग्लोटिस है, ठीक है, तो एपिग्लोटिस के सरफेस पे, इतना बड़ा नहीं, एपिग्लोटिस के सरफेस पे क्या होता है? चिकनाई होता है, फिसलने में काम करता है, और फूड आता है, और यहाँ से फिसल कहाँ जाता है? एसोफेगस में। इस तरह से भोजन, फूड कहाँ चला जाता है? एसोफेगस में। ये इस तरह का मैकेनिज्म है। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो क्या करना है? दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। धन्यवाद।